मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास मैला आंचल का। मैला आंचल, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास मैला आंचल के भाग 42 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास में जाकर सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के भाग 43 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। लक्ष्मी दासीन आज मन के सभी द्वार खोल देगी। एक लक्ष्य द्वार। बालदेव जी। जी। रामदास फिर बौरा गया है। कल भंडारी से कह रहा था, लक्ष्मी से कहो एक दासी रखने की आज्ञा दे। कहिए तो भला। बालदेव जी क्या जवाब दें। दासी रखना धर्म के खिलाफ है, यह उनको नहीं मालूम। 2-3 महीने ही हुए उन्होंने कंठी ली है। मठ के नियम धर्म नेम टिम के बारे में वे क्या कह सकते हैं। लेकिन महंत सेवादास ने भी तो। लक्ष्मी कहती है, आप उसे समझाइए बालदेव जी, वह बौरा गया है। आजकल ततमा टोली में आना जाना शुरू कर दिया है। भगवान भगत ने कल हिसाब किया है। रमपेरिया की मां को 4 सेर चावल दिलवा दिया है रामदास ने। मैंने पूछा तो बोला, मठ का पुराना नौकरान है, भूख से मरेंगे वे लोग। जब दिन भर बैठकर सिर्फ बीजक बाचने वाला दूध मलाई खाता है तो। लक्ष्मी कहते कहते रुक जाती है। बालदेव जी आजकल कुछ मति शून्य हो गए हैं। सीधी बात भी समझ में नहीं आती। कुछ नहीं समझते हैं। कितने सीधे सुधे हैं। आपका मठ पर रहना उसको पसंद नहीं। लक्ष्मी बालदेव जी की ओर देखती है। तो हम चले जाते हैं। यदि हमारे रहने से मठ का नियम भंग होता है तो हम चले जाते हैं। कहाँ जाइएगा। चन्नन पट्टी। लक्ष्मी का कलेजा धड़क उठता है। धक। इधर कई दिनों से बालदेव जी बहुत उदास रहते हैं। खाना पीना भी बहुत कम हो गया है। कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाते। आसन पर पड़े बीजक पाठ करते रहते हैं। तहसीलदार साहब कह गए हैं, बालदेव जी की गवाही पर ही मुकदमे की सारी बात है। बालदेव जी सुनकर बोले, गवाही के लिए हम कटघरा में नहीं चढ़ सकते। महात्मा जी कहीन है, झगड़ू न जाहू कचरिया, बेमनुआ के ठाट जहां। आज मठ सुना है। आज ही लक्ष्मी सब कुछ कह देगी बालदेव जी से। आप चन्नन पट्टी चले जाइएगा और मैं। आप। लक्ष्मी बालदेव जी की आंखों में आंखें डालकर देखती है। लक्ष्मी जब जब इस तरह देखती है, बालदेव जी न जाने कहां खो जाता है। एक मनोहर सुगंध हवा में फैल जाती है। पवित्र सुगंध, बीजक से जैसी सुगंध निकलती है। हाँ, मैं कहां जाऊंगी, मेरा क्या होगा। महंत की दासी बनकर ही मैं मठ पा सकती। महंत की दासी बनकर ही मैं मठ पर रह सकती हूँ। लक्ष्मी की आंखें भर आती हैं। नहीं लक्ष्मी, तुम रामदास की दासी नहीं। मैं, तुम, आप। बालदेव जी। लक्ष्मी पागल की तरह बालदेव जी से लिपट जाती है। रक्षा करो बालदेव जी। तुम कह दो एक बार, तुम्हें रामदास की दासी नहीं बनने दूंगा। तुम बोलो, चन्नन पट्टी नहीं जाऊंगा। मुझे छोड़कर मत जाओ बालदेव, दुहाई। लक्ष्मी। बालदेव जी लक्ष्मी को संभालते हुए कहते हैं, कोई देख लेगा। लक्ष्मी बालदेव जी के गले से हाथ छुड़ाकर अलग बैठ जाती है। सिर नीचा करके सिसकती है। बालदेव जी की सारी देह झन झन कर रही है। कनपट्टी के पास लगता है तपाए हुए नमक की पोटली है। एक बार आश्रम में उनके कान में दर्द हुआ था। गांगुली जी ने नमक की पोटली से सेकने के लिए कहा था। कलेजा धड़ धड़ कर रहा है। लक्ष्मी की बांह ठीक बालदेव जी के नाक से सट गई थी। लक्ष्मी के रोम रोम से पवित्र सुगंध निकलती है। चंदन की तरह मनोहर शीतल गंध निकल रही है। बालदेव का मन इस सुगंध में हेल डूब कर रहा है। वह लक्ष्मी को छोड़कर चन्नन पट्टी में कैसे रह सकेगा। रूपमती मायजी लक्ष्मी। महात्मा जी के पंथ को मत छोड़िए बालदेव जी। महात्मा जी अवतारी पुरुष हैं। आजकल उदास क्यों रहते हैं।
महात्मा जी पर भरोसा रखिए। जिस नयन से महात्मा जी का दर्शन किया है, उसमें पाप को मत पेसने दीजिए। जिस कान से महात्मा जी के उपदेश को श्रवण किया है, उसमें माया की मीठी बोली को मत जाने दीजिए। महात्मा जी सदगुरु के भगत हैं। लक्ष्मी आंखें मूंद कर ध्यान की आसनी पर बैठ गई है। सफेद मलमल की साड़ी पर बिखरे हुए लंबे लंबे काले बाल और गोरा मुखमंडल। ध्यान आसन पर इस तरह बैठकर उपदेश देने वाली लक्ष्मी कोई और है। बालदेव जी के हाथ स्वयं ही जुड़ जाते हैं। लक्ष्मी की पवित्र आत्मा की वाणी फिर मुखरित होती है। दुनिया के दोख गुण को देखने के पहले अपनी काया की ओर निहारो। मन मैला तन सुथरो, उल्टी जग की रीत। पहले मन को साफ करो। मन पवित्र नहीं, इसलिए वह दुखी होता है, निराश होता है। तुम पंथ पर उदास होकर क्यों बैठ रहे हो? डरते क्यों हो? चलते चलते पगु थका, नगर रहा नौकोस। बिचही में डेरा पड़ा, कहूं कौन का दोख। बालदेव को लगता है खुद भारत माता बोल रही है। यही रूप है, ठीक यही रूप है, जिसके पैर खून से लथपथ हैं, जिनके बाल बिखरे हुए हैं। बावन दास कहता था, भारत माता जार बेजार रो रही है। नहीं, मां रो नहीं रही, अब पंथ बता रही है। उचित पंथ पर अनुचित कर्म करने वालों को चिता रही है। बावन दास भरम गया है और खुद बालदेव महात्मा जी के पंथ पर निराश और उदास होकर चल रहा है। भारत माता की जय, महात्मा जी की जय। भारत माता, भारत माता। महंत रामदास बहुत देर से कनेल गाछ की आड़ में खड़े होकर देख सुन रहे हैं। ध्यान आसन पर बैठी हुई लक्ष्मी उपदेश दे रही है और बालदेव जी हाथ जोड़े एकटक से लक्ष्मी को देख रहे हैं। अचानक बालदेव जी लक्ष्मी की चरण पकड़कर हल्ला करने लगे, भारत माता की जय। भंडारी, भंडारी। महंत रामदास पिछवाड़े की ओर भागते हुए चिल्लाते हैं, भंडारी, बालदेव पागल हो गया, दौड़ो। मठ पर तुरंत भीड़ लग गई। डॉक्टर साहब, तहसीलदार साहब, कालीचरण और खिलावन सिंह यादव भी आए हैं। बालदेव की बूढ़ी मौसी बीच बीच में गा गा कर रोने रोने की सुरखुर करती है। सुरखुर माने तैयारी। किंतु एक ही साथ इतने लोग डांट देते हैं कि वह चुप हो जाती है और बारी बारी से सबके मुंह की ओर देखती है। कुछ देर बाद ही वह फिर शुरू करती है, बाबू रे, ए बूढ़ी ठहर, चुप। डॉक्टर साहब बालदेव के बांह में रबड़ की पट्टी बांधकर मुट्ठी से एक छोटे से गेंद को दबाते हैं। ओह, इस मशीन से तो तहसीलदार की बेटी कमला का भी जांच होता है। ओह। बालदेव जी रह रहकर बाहें ऐंठ कर हाथ छुड़ाकर उठ खड़े होते हैं। आप लोग क्या समझते हैं मैं पागल हो गया हूं? कभी नहीं, हरगिज नहीं। हमको पागल कहते हैं। इस गांव में क्या था? कोई जानता भी था इस गांव का नाम? इसको हॉल इंडिया में मशहूर कौन किया? हमको छोड़ दीजिए, हम महात्मा जी के पंथ से नहीं हट सकते। भीड़ में कोई कहता है, मठ पर रहने से गांजा पीने की आदत हो जाती है। कौन कहता है हम गांजा पीते हैं? दारू गांजा भांग की दुकान में पिकेटिंग किया है हम, और हम गांजा पिएंगे? छी छी, हम महात्मा जी के पंथ को कभी नहीं छोड़ सकते। साक्षी हैं महात्मा जी। बालदेव की बुढ़िया मौसी अब नहीं मानती, वह गा गा कर रोती है। डॉक्टर ने तहसीलदार की बेटी कमला की बीमारी को उतार कर बालदेव पर चढ़ा दिया है। यह भले आदमी का काम नहीं। तहसीलदार की बेटी अभी तक कुमारी है। हे भगवान, अब बालदेव का ब्याह नहीं होगा। दैया रे दैया। बालदेव जी, लक्ष्मी कहती है, चित्त को शांत कीजिए। ओ लक्ष्मी, लक्ष्मी दासेन, साहेब बंदगी। ठीक है, कोई बात नहीं। हम पर कभी कभी महात्मा जी का भर होता है। देवी देवता का सवार होना को भर बोलते हैं। चुन्नी गोसाई को तो रोज भोर को होता है। बालदेव जी चुपचाप बैठ जाते हैं। डॉक्टर साहब, बालदेव जी इधर कई दिनों से बहुत उदास रहा करते थे। रात में नींद पता नहीं आती थी या नहीं। एक सप्ताह पहले एक दिन बुखार लगा था। बुखार की पीली गोली एक ही साथ 7 ठो खा गए। पीली गोली सातों एक ही बार? डॉक्टर आश्चर्य से पूछता है। जी,
बुखार की पीली गोली बांटने के लिए मिली थी ना, उसी में से 7 ठो एक ही बार खा गए। बोले कि रोज कौन खाए, एक ही साथ 7 दिनों की खुराक ले लेते हैं। डॉक्टर ठठाकर हंस पड़ता है। कितना बढ़िया हिसाब है। बालदेव जी, 10 दिनों तक घोल का शरबत पीजिए, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, दवा की गर्मी ही है। रामकृपाल सिंह कहते हैं, बीहदाना, अनार, संतोला का रस तो ठंडा होता है, गर्मी को शांति करेगा। जेहल में हम सिर्फ बीहदाना संतोला खाकर रहते थे। 2 बीहदाना मेरे पास अभी भी है। कालीचरण और बालदेव के बयान पर ही सब कुछ है। जिसको चाहे फंसा दें, चाहे बचा दें। खुद दरोगा साहब कहते थे कि बालदेव की गवाही की बहुत कीमत है। खिलावन सिंह यादव आजकल कालीचरण का आगा पीछा खूब करते हैं। पार्टी ऑफिस के बगल में एक चौखड़ा घर बनवा देंगे, सुनते हैं, साथ ही निवास घर जैसा घर जिला पार्टी ऑफिस में है। मीटिंग के दिन जितने साथी आते हैं उसी घर में रहते हैं। जो सेक्रेटरी होगा वो ऑफिस घर में रहेगा। कालीचरण ने खिलावन सिंह से कहा तो वे तुरंत ही तैयार हो गए। ज्योतिकी काका ने कालीचरण का हाथ देखा है। खूब नक्षत्र बली है कालीचरण। राजसभा में जस है, बेटा बेटी भी है, धन भी है, मगर एक ग्रह बड़ा जब्बड़ है। सिंह जी बालदेव जी को बीदाना संतोला खाने के लिए मना रहे हैं। खा लो बालदेव जी, बड़ा पुष्टिकारी चीज है, दवा की गर्मी दूर हो जाएगी। गवाही ने बालदेव जी की खोई हुई कीमत को फिर बहुत तेज कर दिया है। बालदेव जी कहते हैं, महात्मा जी का रास्ता हम कभी छोड़ नहीं सकते। झगड़ू न जाऊ कचहरिया, दलदलवा के ठाठ जहां। लेकिन बालदेव जी को तो कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा। उनसे पूछा जाएगा कि यह दस्खत आपका ही है? ये कहेंगे हाँ, बस और कुछ कहना ही नहीं है। दस्खत तो बालदेव जी ने ही किया था, यह तो झूठ बात नहीं, कालीचरण ने भी किया था। चाहे जैसे भी हो, बालदेव जी की गवाही के लिए राजी करना ही होगा, नहीं तो सारे गांव पर आफत है। कोठारी ने लक्ष्मीदासिन को तहसीलदार साहब समझाकर कह दें तो बात बैठ जाएगी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के भाग 43 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, आप लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के भाग 44 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। इधर कुछ दिनों से डॉक्टर मौसी के यहाँ ज्यादा देर तक बैठने लगा है। मौसी के यहाँ जब तक रहता है ऐसा लगता है मानो वह शीतल छाया के नीचे हो, काम में जी नहीं लगता। ऐसा लगता है उसका सारा उत्साह स्पिरिट की तरह उड़ गया। क्या होगा मानव कल्याण करके। मान लिया कि उसने कालाजार की एक रामबाण औषधि का अनुसंधान कर लिया, अमृत की एक छोटी शीशी उसे हाथ लग गई। किंतु इसके बाद जो होता आया है होगा। आखिर 5 आने का एक एम्पुल 50 रुपए तक बिकेगा। यहां तक उसकी पहुंच नहीं होगी। और यहाँ का आदमी जीकर करेगा क्या? ऐसी जिंदगी। पशु से भी सीधे है ये इंसान, पशु से भी ज्यादा खूंखार है ये पेट। यही इनकी बड़ी कमजोरी है। मौजूदा सामाजिक न्याय विधान ने इन्हें अपने सैकड़ों बाजुओं में जकड़कर ऐसा लाचार कर रखा है कि ये चू तक नहीं कर सकते। फिर भी ये जीना चाहते हैं। वह इन्हें बचाना चाहता है। क्या होगा? मौसी कहती है, बेटा तुम भागवत गीता नहीं पढ़ते? डॉक्टर मौसी की ओर अचकचा कर देखता है। जेल में उसने गीता रहस्य पढ़ने की चेष्टा की थी। ममता भी हमेशा गीता तथा रामकृष्ण कथामृत झोली में लिए फिरती है। शायद समझती भी हो। ममता ने कई बार कहा है, फुर्सत के समय गीता जरूर पढ़ो। नहीं समझे, कुछ ढूंढो, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। वह गीता पढ़ेगा। डॉक्टर साहब, जय हिंद। आओ कलीचरण, क्या हाल है? तुम भी पुणिया गए थे ना? जी, अभी तुरंत ही आ रहा हूं। उम्मीद है गांव के सभी लोग छूट जाएंगे। हम लोगों को तो सत्तो बाबू वकील ने जीरा में बहुत तोड़ना चाहा, मगर उनको भी मालूम हो गया
बालदेव जी की बात हम नहीं जानते, लेकिन सुना है वह भी खूब डटकर जवाबदेहीन है। हमसे कहा कि आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, आप दस्तखत करना नहीं जानते। मैंने कहा, मैं पढ़ना लिखना भी जानता हूं और दस्तखत करना भी जानता हूं। दरोगा के सामने भी दस्तखत किया था। आप कहिए तो आपको भी दिखा दूं। हाकिम ने कहा कि आप अपना दस्तखत चिन्हिए, हमको भी क्या चश्मा की जरूरत है। फटाक से चिन्हिए तो दिया। लेकिन जिस कागज पर तुम लोगों ने दस्तखत किया था, उसमें क्या लिखा हुआ था? डॉक्टर पूछता है। क्या लिखा हुआ था? सो तो सो तो नहीं पढ़ा। दरोगा साहब ने तो अंग्रेजी में लिखा था। सरकारी कागज पर कोई खिलाफ बात थोड़ो लिखेगा। ओहो! डॉक्टर ठठाकर हंस पड़ता है और बालदेव जी ने भी वही कहा होगा। हाँ, लेकिन इसमें हंसने की क्या बात है? कालीचरण जरा रूखा होकर कहता है। हाँ भाई, हंसने की बात नहीं, बात रोने की है कालीचरण। मुझे तो कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मत समझना कि संतानों की जमीन छुड़ाकर ही जमींदार संतोष कर लेगा। अब गांव के किसानों की बारी आएगी और तुमको तथा बालदेव जी को ही उन्होंने अपना पहला हथियार बनाकर इस्तेमाल किया है। यह रोने की बात नहीं है। डॉक्टर एक ही सांस में सब कह गया। लेकिन आपने भी तो लिख दिया है कि संथालों की मार को देखकर लगता है कि किसी ने अपनी जान बचाने के लिए इन पर हमला किया है। कालीचरण तमतमा गया है। यह किसने कहा तुमसे? डॉक्टर आश्चर्य से मुंह फाड़ते हुए कहता है, ऐसा कहीं लिखा जाता है? मैंने तो सिर्फ जख्म के बारे में लिखा है। संथाल अथवा गैर संथाल मैं नहीं जानता। मैं तो रोग और घावों की जाति के बारे में ही जानता हूं। डॉक्टर उत्तेजित होकर कहता ही जाता है, काली, काली तुम लोगों को दोष भी तो नहीं दे सकता हूं। तहसीलदार साहब तो आपको खूब मानते हैं। कालीचरण सीधी बात करना जानता है। कमली दीदी, कमली दीदी, क्या मतलब? डॉक्टर बीच में ही टोक देता है। क्या कहना चाहता है? मौसी कहती है, कमली दीदी खूब मानती है, उसकी माँ भी इज्जत खातिर करती है, यही ना? हाँ। कालीचरण को मानो सहारा मिलता है। तो क्या हुआ? तहसीलदार साहब गांव के रईस है, मुझसे उम्र में बड़े हैं। कमला की बीमारी के चलते मुझे कुछ ज्यादा आना जाना पड़ता है। वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी उन लोगों की इज्जत करता हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तहसीलदार साहब के अन्याय का भी समर्थन करूंगा अथवा पक्ष लूंगा। कमली बहुत देर तक मौसी के आंगन में खड़ी होकर सुन रही थी। डॉक्टर की अंतिम बातों को सुनकर उसका कलेजा धक धक करने लगा। वह अपने को संभाल नहीं सकती। उस पर घटनाओं की प्रतिक्रिया बड़ी तीव्र गति से होती है। नाटकीय ढंग से वह प्रवेश करती है। इसीलिए आप आजकल मेरे यहाँ नहीं आते। इसीलिए आपने वो दिन कहला भेजा था कि तहसीलदार साहब कमली को पटना ले जाएं, यहाँ इलाज नहीं होगा। क्यों? सभी एक ही साथ चमक उठते हैं। मौसी हंसकर कहती है, तू आज लड़ने के लिए कमर कस कर आई है, पगली बैठ। डॉक्टर कमली की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है। चेहरा लाल हो गया है कमला का। आंखें डबडबाई हुई हैं। गले के पास की रग तीव्र गति से फड़क रही है। डॉक्टर ने बहुत बड़ा न्याय किया है। रक्त का दबाव जरूर बढ़ गया होगा। कमला के होठ फड़क रहे हैं, थरथरा रहे हैं। वह रो पड़ती है। मौसी, कमला, डॉक्टर जोर से कहता है, तुमने तो कुछ समझा बूझा नहीं और लगी आकर बरसने। मैं तो कालीचरण को समझा रहा था कि यदि मैं किसी राजनीतिक पार्टी में होता तो ऐसा नहीं करता। डॉक्टर ने वातावरण को हल्का बनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन अच्छा होता यदि कमला उससे रूठी रहती। इसी दिन के इंतजार में वह था। आज कमला को पूर्ण स्वस्थ बनाया जा सकता था, लेकिन अब वह चूक गया। अब परिणाम के लिए तैयार रहना था। जब तक डॉक्टर बोलता रहा, कमला चुपचाप सुनती रही। अचानक उसके मुखमंडल पर छाए बादल फट गए। एक हल्की मुस्कुराहट उसके ओठों पर धीरे धीरे जागने लगी। नाक के बगल की नीली रेखा धीरे धीरे खिल रही है, मानो कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही हों। मौसी चुपचाप कभी कमली की ओर, कभी डॉक्टर की ओर देखती है। उसके होठों पर भी मंद मुस्कुराहट खिंची हुई है।
प्यारू मेरे यहाँ 2 बार खोज गया है। शायद आज भी कोई खरगोश भाग गया है। कमली मौन भंग करती गई। उसकी बोली सहज हो गई है। कालीचरण कमली के चेहरे पर कुछ देखकर चमक उठता है। उससे बातें करते करते कभी कभी मंगला के चेहरे पर भी ऐसे ही भाव आ जाते हैं। इसी तरह तुनुक तुनुक कर बोलती है और डॉक्टर की ओर देखता है, फिर उठ खड़ा होता है। अच्छा तो बैठिए डॉक्टर साहब, हम अभी चलते हैं, फिर कल भेंट करेंगे। मौसी भी उठकर जाते हुए कहती है, तुम लोग चाय तो जरूर पियोगे। कुछ देर तक दोनों चुप रहते हैं। कमली पास में पड़ी सीकी की बनी हुई फुलडलिया को उठाकर उसकी बुनावट देखने लगती है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए पूछता है, एक बात पूछूं कमला, बुरा तो ना मानोगी? अपने बाप की शिकायत कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्यों? कैसे बर्दाश्त कर सकता है कोई? मुझे क्या मालूम, मुझे अपने बाप की याद नहीं। कमली मुस्कुराती है, कहती है, विवाह के गीत में एक जगह शिव जी पार्वती के पिता की टोकरी भर शिकायत करते हैं। एक बेर गेली गौरा तोहरे नहरवा हो, बैठले ले देलक पुआर, कोदो के खिचड़ी, रधावल मैना सासू, हा 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 हा। दोनों ही एक साथ हंस पड़ते हैं, मानो पंछी का एक जोड़ा एक ही साथ दिल खोलकर किलक पड़ा हो। नर और नारी के पवित्र आकर्षण की रूपहली डोरी लकपक रही है। नर आगे बढ़ता है, नारी को खींच लेता है। बड़ी बड़ी मद भरी आंखों की जोड़ी ने मुस्कुराकर पूछा, आप मेरी शिकायत बर्दाश्त कर सकते हैं? रो तो कर रहा हूं। दो लापरवाह आंखों ने मानो चुटकी ली। कमली दवा नहीं पीती है। कमली रात में देर तक बैठकर पढ़ती है। कमली पगली है। पगली है कमली। तू पगली है। तू मेरी पगली है। पगली, पागल कमली। अधरक मधु जब चाखन कान, तोहर शपथ हम किछु यदि जानी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के भाग 44 का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। मित्रों, यह उपन्यास 2 खंडों में लिखा था। इसका प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। मित्रों, उपन्यास मैला आंचल के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।